Hello repeaters, today we are going to continue our courses, revision courses। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन पे बातें हो रही थी और रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेज की बात हुई थी। उसमें हमने एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का फॉर्मूला भी बताया था आपको। बहुत ही मतलब कि बेहतरीन टॉपिक था जहां से हम सवाल बना सकते हैं और सवाल आता भी है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू इन द सेंस की रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग प्लेन सरफेस पर पढ़े हैं थे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं और ये टॉपिक है आज का टॉपिक्स जो हम बताने जा रहे हैं। इसमें पहला है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना बच्चों। दूसरा लेंस के विषय में भी बात करेंगे, ठीक है। और लेंस में क्या क्या बात करेंगे, तो लेंस में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की बात होगी, इस पे सवाल देखेंगे कैसे बनाएंगे। दूसरा पावर ऑफ लेंस की बात होगी, लेंस की बात होगी। और तीसरा कि लेंस एंड मिरर दोनों की बात होगी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये टॉपिक बहुत क्लियर मैंने लिख दिया है ताकि टारगेट एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि क्लासरूम तो है नहीं कि आपको टॉपिक लिख दिए तो आपने तुरंत पूछ लिया सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार नहीं भी समझ में आया दोबारा पूछ लिया, दोबारा पूछ लिया। लेकिन यहाँ ऑनलाइन जब टीचिंग हो रही है तो आपको सिर्फ एक बार मौका मिलता है चीजों को देखने का, जहाँ पे आप अपने टारगेट को समझ सके कि हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात तो ये हुआ एट स्फेरिकल सरफेस। और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस। लेंस में लेंस फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये बातें होगी हमारी। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ एंड ये तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है ना। तो टारगेट हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टारगेट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। मतलब सरफेस क्या, सरफेस का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है बाउंड्री का, बाउंड्री का। ठीक है ना। बाउंड्री जैसे प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेन बाउंड्री था जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर कैसा बाउंड्री है, स्फेरिकल बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई जब स्फेरिकल बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए किस तरह से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि सपोज करिए कि ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, ठीक है ना। अब देखिए ये पहली तो ये कि बाउंड्री क्या है, बाउंड्री कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। ये तो मिरर है नहीं, एक तरफ से पेंट तो है नहीं कि आप इसको कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कह दें। यदि आप इधर से देखेंगे, यदि आप इधर से व्यू करेंगे
तो आपके लिए ये कॉनकेव है, ठीक है। और यदि आप इधर से व्यू करते तो आपके लिए ये कन्वेक्स होता, तो कन्वेक्स के लिए दूसरा केस हम ले रहे हैं। ये कन्वेक्स है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के बाउंड्री हुए, एक कॉनकेव बाउंड्री हुआ और दूसरा कन्वेक्स बाउंड्री हुआ, ठीक है ना। सो कॉनकेव बाउंड्री में मान लिया जाए कि इधर का मीडियम है μ1 और इधर का μ2। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो भाई इसकी इमेज कहीं बनेगी। मैंने पहले भी बताया है रिफ्लेक्शन के टाइम में कि कोई जरूरी नहीं है कि इमेज आप हमेशा अपना चेहरा मिरर में ही देखें। आप अपना चेहरा चाहे तो पानी में भी देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से भी इमेज बनता है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन की वजह से हम इमेज की बात करने जा रहे हैं। तो भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी और फिर उस इमेज की पोजीशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूले होंगे, ये सारी बातें होनी चाहिए हमारी। तो चलिए, यदि इमेज आपको निकालना ही है तो आप इससे फिर से दो रे लेंगे। एक रे ये ले लिया आपने जो सीधा निकल गया, रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहां आई 0 तो आर भी 0 होगा। साइन आई बाई साइन आर सेल क्लॉज है, चूंकि यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। तो यहां पर आई 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना बच्चों, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो सके। क्योंकि आप लिख सकते हैं कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। देखिए ना, ये μ1 है, ये μ2 है साइन आर। यदि आई 0 हो गया तो ये 0, उधर 0 होने के लिए आर भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सीधा निकल गया। दूसरा रे आप चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं। अब यहां कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई सेंटर, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के इधर है। ये मान लिया इसको पोल कहें, तो ये पोल और सेंटर के बीच में है या कहां है। तो मान लिया इसका सेंटर कहीं इधर है, मिरर का सेंटर है, तो नॉर्मल खींचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये है कि ये तो ओरिजिनल पाथ है इस रे का जो इधर ऐसे जा रहा है। अब सवाल है कि मान लिया जाए μ1 इज ग्रेटर देन μ2। कुछ भी ले सकते हैं आप चाहे तो बोल सकते हैं सर हम नहीं लेंगे, हम तो लेंगे μ1 इज लेस देन μ2। कोई बात नहीं, हम उसी लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सो यदि मान लिया डेंसर से रेयर में जा रहा है, उस केस में ये नॉर्मल से अवे भागेगा तो अवे भाग के में भी की प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काट दे तो यहां पर इमेज बनेगा। तो ये रे डायग्राम हुआ कि भाई इस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां बनेगा। हमने दो रे लिया है, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा इन एनी आर्बिट्ररी डिरेक्शन। और आर्बिट्ररी डिरेक्शन में हमने दिखा दिया कि ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आर है। यहां पर नॉर्मल से अवे भागा है, क्योंकि नॉर्मल से अवे इसलिए भागा है क्योंकि रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। नौ, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में हम आपको मेन फार्मूला जो देने जा रहे हैं, जिससे हम इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड रिलेशन होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम हो तो हम इमेज बता सकें कि इमेज कहां होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान देना है। तो फॉर स्फेरिकल बाउंड्री जो फॉर्मूला होगा, यहां पर भी आप चाहे तो रे डायग्राम ले सकते हैं, बट नो नीड। मान लिया ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ये μ1 है, ये μ2 है। मान लिया जाए μ1 जो है वो μ2 से बड़ा है, यह ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रे ऐसे गया, सीधे पास कर गया, ठीक है ना। दूसरा रे आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मान लिया इस डायरेक्शन में आपने ले लिया,
दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ दिस रे। और मान लिया यहां सेंटर है सी, तो यहां से नॉर्मल ये खींचेंगे हम, तो रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो नॉर्मल से अवे भागेगा, मतलब उधर भागेगा, थोड़ा सा इधर भागेगा, और एक तरह से ये एंगल आर हो गया, ये आई हो गया, और ये एंगल आर हो गया। ठीक है ना बच्चों, दिस एंगल इज आई एंड दिस इज विल बी द आर। ठीक है ना, तो उस केस में जो इमेज कहीं बनेगा वो इमेज यहां बनेगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में जो हमारा फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्शन के लिए, बाय ज्योमेट्री वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, बट देयर इज नो नीड टू डेरिवेशन, क्योंकि हमको डिराइव नहीं करना है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। हमें मेन पॉइंट को रखना है जिससे हम सवाल को बना सकें, और हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। यही हमारा व्यू है रिवीजन क्लासेज में। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फ्रॉम ज्योमेट्री मेट्री, ठीक है ना, द फॉर्मूला इज रिटन है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक है बच्चों, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 minus μ1 by r. This is the main formula for reflection at a spherical surface. इस फॉर्मूला में यदि हमको μ1 μ2 मालूम है और u v r तीन में से कोई दो मालूम है, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सवाल आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह के सवाल आएंगे, उसको कैसे बनाने की जरूरत है वो मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ओके। सो नाउ देखिए, इसमें सवाल आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि भाई मान लिया जाए ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, ठीक है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर आपका वाटर है, ठीक है, 1.5 है, और इधर आपका एयर है, ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस 20 cm। यहां से पूछेगा फाइंड इमेज, तो बड़ा इजीली हम सवाल को बना लेंगे, ठीक है ना, यहां से इजीली बना लेंगे। साथ साथ और भी चीजें पूछेगा, लेकिन बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहले सिंपली से हम उस फॉर्मूला का मतलब बता रहे हैं, तो सीधा हमें यहां लिख लेंगे कि μ1 हमारा जो हो गया 1.5 हो गया। ये μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? किसको μ1 कहे? इसको μ1 कहे, इसको μ2 है, इसको μ1, इसको μ2। μ1 का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। देखिए, यही सब सवाल बनाने में गलती होता है, इसलिए इन चीजों को बहुत क्लियर समझना है, यहां पे गलती नहीं कर रहे हैं। अब बच्चा सोचता है सर कैसे पता ये μ1 हो μ2, हो सकता है हो μ1 ये μ2।
हम उसको क्लियर बता दिए कि म्यू1 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, और म्यू2 को हम कुछ नहीं कहेंगे। म्यू2 को ये नहीं कहेंगे कि इमेज मीडियम, फिर म्यू2 को इमेज मीडियम कहेंगे तो गलती कर जाएंगे। कोई जरूरी थोड़े है कि उसका इमेज जो है वो इस मीडियम दूसरे तरफ बने, कहीं भी वो उधर भी बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि म्यू2 जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ सेकेंड मीडियम, बस इतना कहेंगे, सेकेंड मीडियम कहेंगे उसको, और इसको ऑब्जेक्ट मीडियम कहेंगे, ठीक है। रेडियस दिया हुआ होगा, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया। रेडियस बताइए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन तो आप जानते ही हैं, क्या लिखे, -10 ठीक है। U कितना है बच्चों, -20 cm अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। देन वेयर विल द इमेज फॉर्म, तो चूंकि म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला ना, यही मेन फॉर्मूला है ना हमारा। तो क्या लिखें बोलिए, म्यू2 कितना है बच्चों, 1 बाई भी माइनस म्यू1 कितना है 1.5 बाई यू कितना है -20 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 माइनस 1.5 बाई आर, रेडियस -10। सही है, लिखे ना। देखिए साइन कन्वेंशन एकदम एग्जैक्ट आपका रहेगा तभी सवाल का आंसर आएगा, उसमें गलती करिएगा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम पहले डेटा लिख दिए ताकि आपको क्लियरिटी बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1 बाई भी इक्वल टू, इसको उधर ले चलेंगे लेकिन पहले इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 तो 0.5 बाई 10, 0.5 बाई 10 माइनस 1.5 बाई 20, क्लियर है ना। यहां पर देखो बच्चों क्या आएगा, 20, ये हो गया 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 बाई 20, ठीक है ना। सो भी कैन बी रिटन एज माइनस 200 बाई 5, तो 40 माइनस 40 cm आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इमेज किधर बनेगा, लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन आया है, मतलब वो पोल पे नहीं बनेगा, पोल के उस तरफ बनेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए कुछ ऐसी भी चीजें, दो तरह के सवाल, दो ट्रिक बताएंगे, दोनों को याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। दो तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, जैसे ये तो पहला प्रॉब्लम हम आपको न्यूमेरिकल दिए कि न्यूमेरिकल में तो कुछ सीखना नहीं है, बेसिकली हम डेटा किस तरह से रख रहे हैं वो आपको देखना है। और एक बात समझ लीजिए, रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम के थ्रू ज्यादा प्रॉब्लम बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ज्योमेट्री में उलझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेगा और आपके लिए टाइम बहुत कम होता है प्रॉब्लम बनाने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है, जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके आप सवाल को बना सकते, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि यहाँ भी की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा जो पॉइंट है, इस तरह के सवाल आपसे जब पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम इस तरह के होंगे कि भाई ये मान लिया बाउंड्री है, स्फेरिकल बाउंड्री है, ठीक है। इसमें इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इधर का म्यू2 है, इधर का म्यू3 है, ठीक है ना। मान लिया ये पूरा इधर एयर है, पूरा एयर है, टोटल एयर है, ये ऊपर वाटर है, ये नीचे ग्लास है। क्या होगा बच्चों, यदि हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इस साइड में, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी,
यदि आप रे डायग्राम खींचोगे, मान लिया रे डायग्राम आपने खींचा, सपोज करो, तो ये ऊपर वाले के वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा, जो यहाँ के वजह से, मान लिया ये तो डायग्राम आपका ऐसे चला गया, यहाँ के वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ के वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों एक जैसा होगा या अलग अलग तरह के होंगे? चूंकि दो मीडियम है, ऊपर का मीडियम कुछ और है, नीचे का मीडियम कुछ और है, तो दोनों जगह की रिफ्रैक्शन जो होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। मतलब यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि R1 है, यहां का यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, तो यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 होगा फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए, क्योंकि ये दोनों दो मीडियम अलग अलग मीडियम है। तो फिर इसके इमेज कितने बनेंगे? दो इमेज बनेंगे। हियर टू इमेज विल फॉर्म, पहला पॉइंट, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि दो जगह, मान लिया यहां का रिफ्लेक्शन लेते हो, यदि यहां का रिफ्लेक्शन में यहां पर कटा तो यहां का रिफ्लेक्शन में यहां नहीं कटेगा, मतलब यहां पर यदि I1 बना तो यहां I2 बनेगा बच्चों। दो तरह का इमेज बनेगा, ठीक है ना। अब सवाल यह है दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफरेंट मीडियम जब आप उधर रखे हो तो दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि चूंकि नीचे की आधी रे I1 पर और ऊपर की आधी रे I2 पर कट रही है, सॉरी इसका जस्ट उल्टा, अकॉर्डिंग टू माय रे डायग्राम, ऊपर की आधी रे I1 पर और नीचे की आधी रे I2 पर कट रही है। इसका मतलब कि यदि ये पूरा मीडियम सेम होता तो ये सारी रे एक जगह कटती, तो जब सारी रे एक जगह कटेगी तो निश्चित रूप से एनर्जी ज्यादा होगा उस इमेज का, मतलब उस इमेज का इंटेंसिटी हाई होगा। तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेज। यहां पर ये दूसरा इफेक्ट हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेज with respect to a unique medium in the right side, ठीक है ना बच्चों। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों ने सीखा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा बदल के भी बातें कर लेता है लोग, इसलिए उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे बदल के बातें कर लेता है लोग, तो थोड़ा सा वर्ड मिटाएंगे, लेकिन जगह है हमारे पास सफिशिएंट। तो यहां पर देखिए कि इस तरह से भी बातें कर लेता है लोग कि जैसे मान लिया ये बाउंड्री है, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया और इधर का मीडियम जो है वो मान लिया म्यू1 है, और इधर का मीडियम जो है यूनिफॉर्मली स्लैब में बटा हुआ है इस तरह से। ये म्यू2, म्यू3, म्यू2, म्यू3, म्यू2, म्यू3, तब क्या होगा? तब कितने इमेज बनेंगे? फिर वही बात है कि जहां जहां रे म्यू2 से रिफ्लेक्ट होगा और सेम पोजीशन पे जाके कटेगा, तो दो ही इमेज बनेंगे। यहां में और वहां में कोई फर्क नहीं है। वहां पर इतना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंटिन्यूअस म्यू2 मीडियम है और नीचे कंटिन्यूअस म्यू3 मीडियम है। बट वहां पर क्या है कि मीडियम जो ऊपर का है और नीचे का है वो अल्टरनेट डिवाइड है कि इधर म्यू2 है तो ऊपर म्यू3 है, ऊपर म्यू2 है तो फिर म्यू3 है, इस तरह से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मान लिया यहां के म्यू2 पर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट यहां कट रहा है, तो यहां के भी म्यू2 पर वही रिफ्लेक्शन होने के बाद वही कटेगा, तो दो ही इमेज बनेगा और इंटेंसिटी वही होगा जो डिक्रीज कर जाएगा। जहां जहां म्यू3 पर रे इंसिडेंट होगा वो कहीं और कटेगा, और जहां जहां म्यू2 पर इंसिडेंट होगा वो रे कहीं और कटेगा। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां पर? सही है, सही है। नाउ नेक्स्ट,
ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आगे की बात करने जा रहे हैं कि दूसरा, ये तो पहला हुआ पोजीशन ऑफ इमेज से रिगार्डिंग हमने बात किया और उसके लिए फॉर्मूला दिया μ2 बाई v माइनस v1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस v1 बाई r। अब थोड़ा साइज पर भी बात करें तो मैग्निफिकेशन पर भी बात करें तो मैग्निफिकेशन यदि लेटरल पर हम जा रहे हैं तो लेटरल पर देखिए तो क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का μ2 है। तो यहां पर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी, तो इसका इमेज जो बनेगा तो लेटरल मैग्निफिकेशन मान लिया इसका इमेज यहां कहीं बन रहा है, जो भी उल्टा सीधा जो भी, आई डोंट नो कैसे बन रहा है, बट इसका इमेज जो भी बन रहा है, लेट्स से हियर द इमेज इज फॉर्म एज लाइक दिस, मान लिया लाइक दिस, ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन यदि बात करें, लेटरल longitudinal, lateral, so height of image by height of object, so that is a dash b dash by a b। फिर यहाँ पर सिंपल आप कैलकुलेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या आएगा भाई, देखो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ। एम कैन बी रिटन एज, एक सिंपल सी बात करें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर ए डैश बी डैश बाई ए बी। तो यहां से फॉर्मूला आपका बन के आएगा एम इक्वल टू μ1 v बाई μ2 u। This is the final formula for magnification. Okay. Now, one questions, I think that one questions is here. Very good question. On the basis of this, I am just going to give it. So, wait, please. अभी कल ही एक क्वेश्चन आया था यहाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, उसके डेटा को मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको आप लोगों को दे दूं मैं। चलिए ओके, अभी मिल नहीं रहा है, बट नेक्स्ट क्लास में हम उस फॉर्मूला देंगे। बहुत अच्छा ही, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल था। तो सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेटा थी। सो उस तरह के डेटा होना, यदि डेटा सही नहीं रहेगा तो सवाल ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए सवाल को
चलिए ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये था हमारा कि जैसे मान लिया जाए, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा केवल, ठीक है ना। जो फॉर्मूला दिए हैं वो करेक्ट है कि लेटरल मैग्निफिकेशन यदि आपका निकालना है, मतलब कि आप जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि म्यू1 v बाई म्यू2 u। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यहां से साइन के साथ आएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि एम यदि पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज इरेक्ट होगा, और एम यदि नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज जो होगा वो, यहां इमेज की बात कर रहा हूं मैं, इन्वर्टेड होगा। सही है ना, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना, राइट है। तो यहां पर एक सवाल है जो मैं देने जा रहा हूं। एक्चुअली कल का सवाल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन था। यहां पर एक सवाल मैं बताने जा रहा हूं कि भाई मान लिया जाए कि इस तरह का सिचुएशन है, दिस इज नॉट द मिरर, दिस इज ए सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, कि ये स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस में कोई भी पार्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर है और ये सर्कल में मूव कर रहा है, और ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और कितना दूर यहां से, तो यहां से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 10 सेंटीमीटर के रेडियस में मूव कर रहा है। ये नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है, 2 सेंटीमीटर के रेडियस पर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 20 सीएम का। ये डाटा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन इस तरह का था, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो इसका इमेज होगा, इमेज का जो मोशन होगा, उसकी रेडियस क्या होगी। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज का सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। बस एक चीज है कि इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से क्या रेडियस की जरूरत बनती थी या नहीं बनती थी। रेडियस की जरूरत हमें तो नहीं लग रहा है कि इसकी रेडियस की कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से एम निकाल सकते थे। एम कैन बी रिटेन एज, क्या लिखेंगे एम बराबर, बोलिए तो म्यू1 v बाई म्यू2 u। सही है ना, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। और यहां पर देखिए म्यू1 कितना दिया हुआ है, म्यू1 दिया हुआ है 1 एंड म्यू2 कितना दिया हुआ है 1.5। सही है ना बच्चों। तो थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सही है। तो म्यू1 बराबर 1, म्यू2 बराबर 1.5 हो गया, एंड u गिवन एज -20 cm। तो भी निकालना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि भी नहीं निकालिएगा तो वहां पुट नहीं कर पाइएगा। तो v इक्वल टू y, सो म्यू2 बाई v, तो फॉर्मूला आ गया म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r, ठीक है ना। तो यहां से आपका म्यू2 बाई v, म्यू2 कितना है 1.5 बाई v माइनस म्यू1 बाई u, u कितना है बच्चों -20 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r, रेडियस इज -10 cm, ठीक है ना, -10 cm, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 बाई v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 0.5 बाई 10 माइनस 1 बाई 20
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ 2 तो -1 तो -1/10, ठीक है ना बच्चों। सो v कैन बी रिटन एज, v कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो v हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर भी आ गया। सो नाउ रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज जस्ट परफॉर्मिंग बाय द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो रेडियस से मतलब रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो, μ1/v, μ1 कितना है, μ1 1 है और v कितना आया है आपका -15 बाय μ2/u, μ2 कितना है बच्चों, μ2 है 1.5 गुने u कितना है आपका -20, ये कट जाएगा और कटने के बाद ये आ जाएगा रेडियस ऑफ इमेज बराबर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट गुना कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और 1/20 में 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये 0 हट गया, ये 15 हो गया, ये 15 कट गया, सो 1/2 हो गया। सो 1/2 रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों 2 है, उन्हें 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर आंसर, देख रहे हैं ना, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हो रही है हमारी, एक्चुअली ये बातें हो रही है रिफ्रैक्शन के लिए, वो भी कैसे, तो स्फेरिकल सरफेस पर। तो ये आपको इजली याद रखना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो इमेज के लिए, पोजीशन के लिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ये लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए कि m इक्वल टू μ1v/μ2u, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम और आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने आपको स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्लेक्शन सिखला दिया, अब इसी को यूज करके हम लेंस आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस किसको कहते हैं। मान लिया हमने आपके पास ये एक ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है, क्या ये लेंस है कि नहीं है लेंस। बच्चे जनरली कहेंगे नहीं सर ये तो ग्लास स्लैब है, ये लेंस नहीं है। हम कहेंगे देखिए लेंस है। लेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि 2 जगह पर रिफ्रैक्शन हो, क्या हो, 2 जगह पर रिफ्रैक्शन हो। जैसे मान लिया यहां से एक रे गया,
इधर से रह गया, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन हुआ। तो भाई जब ये डेंसर में जा रहा है तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड कर गया, इधर आ गया। अब यहां पर ये नॉर्मल से अवे चला जाएगा और इस तरह से चला जाएगा। तो आपने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन कितने जगह हुआ है? रिफ्रैक्शन 2 जगह हुआ है, एक तो यहां हुआ है और एक यहां हुआ है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब 2 जगह रिफ्रैक्शन हो रहा हो किसी मीडियम में, दैट मीडियम इज लेंस और नॉट। यदि आप कहेंगे कि नहीं सर ये लेंस हो गया, फिर हम आपसे क्वेश्चन सवाल उठाएंगे। हम कहेंगे कि देखो ये लेंस तो जरूर होगा क्योंकि 2 जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमको इसका थिकनेस जो होना चाहिए ये वेरी स्मॉल होना चाहिए। इफ टी is small, then slab is taken as lens। तो हम इसको लेंस की तरह लेने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? ये इनफैक्ट देखिए लेंस के लिए कितने जगह रिफ्लेक्शन होना चाहिए? 2 जगह होना चाहिए। दूसरी बात कि जो मीडियम का थिकनेस होना चाहिए, जिसके 2 सरफेसेस पर रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, वो स्मॉल होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि ये लेंस है, ठीक है ना। यदि ये स्मॉल नहीं होगा, थिकनेस फाइनाइट होगा, तो फिर हम लेंस के लिए जो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं वो उसमें ये एक्चुअली कोई बच्चा कहेगा क्यों सर ये थिकनेस स्मॉल नहीं होगा तो क्या ये लेंस नहीं कहलाएगा? हम कहेंगे देखो यदि तुम इसको लेंस कह भी लोगे तो जो हम लेंस के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस फॉर्मूला में हम ये मान के चलेंगे कि ये थिकनेस जो होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। इसलिए बच्चों, स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम यदि किसी चीज को लेंस कह रहे हैं तो फिर लेंस के लिए जो फॉर्मूला में हमने एग्रीमेंट दिया है, जो एग्रीमेंट किया है, या फॉर्मूला में जो कंडीशन यूज कर किया है वो फुलफिल होना चाहिए। तो फॉर्मूला में हमारा कंडीशन यूज होगा लेंस में करने कि ये थिकनेस विल बी, तो 2 स्मॉल होना चाहिए। तो 2 पॉइंट फॉर लेंस, 2 पॉइंट हुआ। पहला क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या हुआ कि थिकनेस ऑफ मीडियम शुड बी स्मॉल अंडर लिमिटेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला का लिमिटेशन है, ठीक है। अब लेंस कितने तरीका का होगा तो भाई आप लोग तो जानते ही हैं, बिकॉज दिस क्लासेज आर जस्ट फॉर रिवीजन। तो रिवीजन में तो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे सवाल बना ले। तो फिर भी मैं एक बार दे दे रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं एक बार फिर से। वैसे तो डिटेल में मैं आपको बताया हूं, क्या बता रहा हूं कि जैसे मान लिया लेंस जो है वो किसी 2 स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है, तो ये इस तरह का बनेगा। इसका नाम हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब इसमें अलग अलग होंगे, इस तरह का होगा, इसका नाम क्या होगा? कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। ये तो प्लेन है तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है ना। इस तरह का भी हो सकता है, ये प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि लेंस ग्लास का ही बना हुआ हो सकता है ये एक तरह से एयर बबल्स हो, इस तरह के। तो लेंस का मीडियम जो होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिससे ये मिलकर बना हुआ है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस कहेंगे, ठीक है ना। सो ग्लास स्लैब इज आल्सो टेकन एज लेंस, ठीक है। तो यहां से जो मैं और बातें करने जा रहा हूं, उसमें हमारा जो फॉर्मूला जो यहां से डिस्कस करने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला है हमारा पहला लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी का दूसरा नाम लेंस फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। और यहां पर एक जनरल फॉर्मूला मैं देने जाऊंगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा गलती हो गया है, मिरर में और लेंस में यही अंतर है। मिरर में होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर और लेंस के लिए, मिरर के लिए वहां क्या होता है, मिरर के लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाता है और लेंस के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर यदि हम लेंस की जिक्र करें, मान लिया कोई भी लेंस लेकर के इमेज फॉर्मेशन देखें, तो मान लिया हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस जो है ये μ2 है और ये बाहर का मीडियम μ1 है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फाइनल अंदर का रिफ्लेक्शन ना दिखा के फाइनल इमेज नहीं है, इस तरह से इमेज बनेगा। तो यदि इफ पहला पॉइंट, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब मीडियम से बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, तो इसको लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन यदि μ2 और μ1 में संबंध ये हो, लेकिन यदि इफ μ2 इज लेस देन μ1 हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज। देन convex lens act as a diverging lens। डाइवर्जिंग लेंस की तरह ही एक्ट करने लगेगा। जनरली होता क्या है कि मीडियम, जनरली तो हम लोग यही जानते हैं कि भाई लेंस जो होता है वो किसी मटेरियल से बना रहता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, और बाहर का मीडियम हवा ही होता है जिसमें हम लोग खड़े रहते हैं। तो जनरली म्यू लेंस जो होता है वो म्यू मीडियम से ज्यादा होता है, बट एक्सेप्शनली ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। यदि कोई पूछेगा तो आप कहिएगा कि यदि लेंस का मीडियम बाहर से, लेंस का मीडियम यदि बाहर से डेंसर है, तो फिर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है, आई समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फार्मूला हम आने वाले हैं, उस फार्मूला को देखिए। ये फार्मूला तो यूजफुल है, यहाँ पे सवाल बनेंगे जिस तरह से मिरर में बनते थे उस तरह से बनेंगे, लेकिन ये मेन जो यहाँ फार्मूला डिराइव हो गया है, जहां से ये निकला है, वो फार्मूला को जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है 1/f बराबर
μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है ना बच्चों, ये मेन फॉर्मूला है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखे। 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और है बच्चों कि यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो यह है कि r1 और r2 क्या है। एफ तो आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको मिटा देता हूं तो, क्योंकि इस फॉर्मूला में कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो इसको जाने बगैर हम उन क्वेश्चन को पर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो लेंथ है वो लेंथ यही है। मान लिया कोई भी लेंथ हो सकता है, लेकिन हम चलो ठीक है कॉन्वेक्स लेंथ ले लो। बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो ये लिखा था 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये फॉर्मूला लिखा था ना, ये फॉर्मूला लिखा था भाई। इसमें हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें टर्मों को समझना कि एफ क्या, एफ जो है ये फोकल लेंथ है, ये एफ फोकल लेंथ। और यहां पर ये भूलने वाला चीज फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ में हम दो बातें बताएंगे कि फोकल लेंथ होता क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट जहां से जाने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग प्राइमरी फोकस कहते हैं। F1 क्या कहते हैं, F1 प्राइमरी फोकस कहते हैं। वह पॉइंट जहां से जाने वाला रे पैरेलल हो जाए। और सेकेंडरी फोकस किसको कहते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल जो रे है वो जहां पर काटेगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें ये एफ क्या है, प्राइमरी फोकस है या सेकेंडरी फोकस है। तो यहां पर मैं बहुत क्लियर आपको आज कह देना चाहता हूं कि कभी भी लेंस का फोकस का मतलब होता है, मैं यहां पर बहुत क्लियर लिख दे रहा हूं कि फोकस ऑफ लेंस मीन्स सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस क्योंकि फोकस का डेफिनेशन यहां पर चेंज हो गया है F1 के लिए, F2 के लिए चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि आपने मिरर में क्या पढ़ा था, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर काटेगा वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। डिफिनेशन तो सेम है यहाँ पर, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जहां काटेगा वो कहलाएगा फोकस।
और उस फोकस का नाम यहाँ F2 रख दिया गया, इसलिए फोकस ऑफ लेंस का मतलब होता है सेकेंडरी फोकस। इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। द सेकेंड थिंग इज दैट कि R1 क्या है, तो यहां पर देखिए दो तरह का, किसको R1 किसको R2 कहिएगा, दो रेडियस है, एक यहां रेडियस है, एक यहां रेडियस है। तो आप किधर से देखिए, आप ऑब्जेक्ट मीडियम से व्यू करिए। देखिए प्रॉब्लम बनाने में बहुत गलती होती है, इसलिए बहुत सिंपल सा बात बोल रहे हैं। आप व्यू कहां से करिए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मीडियम R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस with respect to इंसिडेंट मीडियम। मतलब यदि ये रे इधर से नहीं इंसिडेंट होता, इधर से, तो ये R1 कहलाता और ये R2 कहलाता, ये R2 कहलाएगा उसके रेस्पेक्ट, ठीक है ना। सो R2 रेडियस ऑफ सेकेंड सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट, ठीक है ना। पहला क्लियर हो गया तो दूसरा क्लियर हो गया। तो ये R1 और R2 है। जनरली फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखते हैं, जनरली आउटसाइड मीडियम, मतलब एक तरह से μ1 हमारा 1 है एंड μ2 को म्यू कह लीजिए। क्या लिखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/f हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सही है ना बच्चों, ये हमारा मेन फॉर्मूला। लेंस में जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस, कि भाई पावर ऑफ लेंस क्या है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। और इस पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी होता है, ठीक है ना। अब यहां से भी कुछ बातें हम करेंगे। अभी मतलब हमारी बातें लेंस में जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। लेंस में पहला इंपॉर्टेंट हो गया ये फार्मूला, उसका वो स्पेशल केस है जिसमें कि बाहर के मीडियम को वी आर मान लिए हैं। इसके बाद हमने पावर ऑफ लेंस की बातें की है। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बन जाता है चीजें, इसके सवाल पे तो बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा कि भाई जब एक से अधिक लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए, उस पूरे रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन के लिए पावर ऑफ लेंस या फोकल लेंस हम कैसे निकालेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उस पर भी बात हम करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। पहले मैं थोड़ा बोर्ड मिटा लूं, इसके बाद फिर मैं सवाल बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या सीखा आपने लेंस में। पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, एकदम याद रखना चाहिए। 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरा बात, 1/f को आप क्या करें,